हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रजनीश स्टडी लेक्चर के एक और नए वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आशा करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई एकदम बेहतर चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा और आपको कितना प्रश्न याद है ये कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और इस प्रश्न को अपने कॉपी में लिख लीजिए और अगर नहीं याद है तो इसको याद कर लीजिए, ठीक है। बाकी इसका हम PDF तो दे ही देंगे। कहाँ मिलेगा PDF? हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम का, ठीक है। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन वहाँ पर ही जाता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें होते रहेगी, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके सामने ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन आपको आता है? अगर क्वेश्चन आता है तो आपकी तैयारी एकदम बेस्ट है, ठीक है। आप एग्जाम में फोड़ दीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो कृपया करके इसको याद कर लीजिए, ठीक है भैया। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन को पढ़िए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, इसके दो गुणों को लिखें। देखिए ये क्वेश्चन किसी न किसी साल एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तभी हम ये क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, ठीक है। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर ये सवाल आपको आ रहा है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो इसको आप लिख करके याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए क्या कर रहा है आंसर, देखिएगा कितना सजा करके आपके लिए लिखा गया है। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक वक्र है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक वक्र है जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है? वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। किंतु वक्र के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। क्या कह रहा है? सिंपल भाषा में समझिए, अगर आप सुन लेते हैं तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, मान लीजिए ये एक वक्र है, ठीक है। ये एक काल्पनिक वक्र है, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है। और अगर हमें इस वक्र पर कोई भी बिंदु उठा लीजिए, मान लीजिए ये बिंदु उठा लिए, ठीक है। अगर इस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। ये किसको दर्शाएगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है, ठीक है। तो हमने एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। स्पर्श रेखा इस प्रकार से हो जाएगा तो ये भी किसको दर्शाएगा? एक विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। तो सेम बातें बोली गई है। क्या बोला गया है? कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक वक्र है जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? वास्तविक विद्युत क्षेत्र के। किंतु वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, ठीक है। कंप्लीट है, ठीक है। कितना आसान आंसर था, ठीक है। आपके लिए देखिए कितना सजा करके आपके ऐसा लिखा गया है, ठीक है। आप भी एग्जाम में सजा सजा कर लिखिएगा, तभी आपको एग्जामिनर आपको नंबर देगा, ठीक है। अब देखिए इसको कह रहा है कि इसके दो गुण लिखिए। दो गुण कौन कौन से भैया, वो भी देख लेते हैं। देखिए पहला गुण क्या कहता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर के और ऋणावेश पर समाप्त होती है। पहला गुण ये कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर के कहाँ समाप्त होती है? ऋणावेश पर समाप्त होती है। क्या कहना चाह रहा है? फिगर से समझिए। देखिए मान लीजिए ये है हमारा पॉजिटिव आवेश और ये है हमारा निगेटिव आवेश। कंप्लीट है। अब देखिए यहाँ से आवेश क्या हो रहा है? निकल रहा है, ठीक है। धनावेश से आवेश क्या होता है? निकलता है, ठीक है। निकलता है इस प्रकार से निकल रहा है, ठीक है। और ऋण आवेश में समाहित हो रहा है, मतलब ऋण आवेश में जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से एरो कहाँ होगी? अंदर की तरफ, ठीक है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ से जा रहा है? धनावेश से निकल करके ऋणावेश में समाहित हो रहा है, धनावेश से निकल करके ऋणावेश में समाहित हो रहा है। ये कह रहा है इसका पहला गुण, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा गुण देखिए, कहता है कोई भी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। कोई भी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। अब इसको कैसे समझिएगा? देखिए अब इसको पहले मिटाना पड़ेगा, फिर आपको समझाएंगे। चलिए देखिए, देखिए क्या कह रहा है दूसरा, कि कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। अब क्यों नहीं करती है भैया? इसका कारण भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये पहला विद्युत क्षेत्र है इस प्रकार से, ठीक है। और दूसरा विद्युत क्षेत्र है इस प्रकार से, ठीक है। इसको मान लेते हैं E1 और इसको मान लेते हैं E2, ठीक है। अगर हम इस बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचे E1 के लिए तो इस प्रकार से जाएगा,
ये हो जाएगा E1 के लिए, ठीक है। और E2 के लिए स्पर्श रेखा खींचे तो इस प्रकार से जाएगा, ये हो जाएगा E2 के लिए। तो देख सकते हैं कि एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव है। एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं हो रही है? दो दिशाएं हो रही है, जो कि कभी भी संभव नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि कोई भी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होती है, जो कि कभी भी संभव नहीं है, इम्पॉसिबल। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको यहीं पर याद हो गया होगा, ठीक है, लेक्चर में ही। ठीक है, अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप सुन लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। अगर एग्जाम में लिखने को आएगा तो आप इसको लिख दीजिएगा। हम फिर से कर रहे हैं कि एग्जाम में आपको जितना हाईलाइट करके लिखिएगा, मतलब जितना मेन पॉइंट को आप अगर हेडलाइन बनाइएगा, उतना ही ज़्यादा आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। देखिए दूसरा सवाल क्या कर रहा है। देखिए दूसरा सवाल कहता है विद्युत आवेश क्या है, इसके दो गुण लिखें। विद्युत आवेश क्या है, इसके दो गुण लिखें। बताइए क्या ये क्वेश्चन आपको आता है? अगर आता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आता तो इसको प्लीज लिख करके याद कीजिए, क्योंकि ऐसे ही सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आंसर को पढ़ते हैं। देखिए आंसर क्या कहता है कि आवेश के किसी वस्तु का मूलभूत गुणधर्म है। आवेश जो है वो किसी वस्तु का मूलभूत एक गुणधर्म है, ठीक है, जिससे विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। जिससे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, ये हो गया विद्युत आवेश की परिभाषा। विद्युत आवेश क्या है? सिंपल भैया, आवेश किसी वस्तु का मूलभूत गुणधर्म है जिससे चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, अब कब होता है ये कंडीशन आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर कोई आपका आवेश, ठीक है, अगर आपका आवेश चलना प्रारंभ करेगा, मतलब कुछ गति होगी उसकी, तो क्या उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, हमने कंप्लीट लेक्चर लिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, उसमें आप जाके पढ़िएगा तो ये आपको मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। देखिए अब क्या कह रहा है भैया कि आवेश के दो गुण। आवेश के दो गुण कौन कौन से हैं देख लीजिए। पहला गुण कहता है कि आवेश योग्यात्मक होता है। आवेश क्या होता है? योग्यात्मक होता है। ठीक है, तो ठीक है, आप कहिएगा कि आखिर कहना क्या चाहते हो। एक आदमी बोलता है ना कि आखिर कहना क्या चाहते हो, तो हम क्या कहना चाहते हैं जो समझिए भैया। देखिए आवेश योग्यात्मक होते हैं। मान लीजिए जो Q1 का जो मान है वो 2 कूलम है, प्लस का 2 कूलम है। ठीक है, और जो Q2 का जो मान है वो प्लस का माइनस कर लीजिए। ठीक है, माइनस कर लीजिए, हाँ, माइनस का 3 कूलम है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि नेट आवेश क्या होगा। नेट आवेश क्या होगा, तो नेट आवेश कैसे निकालेंगे? नेट आवेश निकालेंगे इसको टोटल को जोड़ करके Q1 प्लस Q2। तो यही कह रहा है कि आवेश योग्यात्मक होते हैं। योग्यात्मक का मतलब जोड़ना। ठीक है, तो आप करिएगा तो Q1 के मान कितना है? 2 कूलम प्लस इसको Q2 का मान कितना है? माइनस का 3। इसको करिएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, तो ये होता है योग्यात्मक प्रवृत्ति। ठीक है, दूसरा गुण क्या कहता है कि आवेश संरक्षित होता है। आवेश क्या होता है? संरक्षित होता है, मतलब आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हो, इसको आप नष्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखिएगा। ठीक है, जब आप कंघी करते होगे अपने बालों में तो क्या होता है? आवेश, कंघी पर आवेश आ जाता है। ठीक है, जिससे कि छोटी छोटी वस्तुओं उससे चिपकने लगती है। ठीक है, तो आवेश वहां पर नष्ट नहीं हो रहा है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा एकदम बेहतर ढंग, सॉरी, उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको एकदम समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर, थर्ड नंबर सवाल। देखिए थर्ड नंबर सवाल क्या कहता है कि प्रतिरोधकता और विद्युतीय चालकता से समझा क्या समझते हैं। यहाँ पर ही होना चाहिए कि प्रतिरोधकता और विद्युतीय चालकता से आप क्या समझते हैं, ये आप बताइए। देखिए इसका आंसर देख लीजिए। प्रतिरोधकता क्या होता है? किसी चालक का प्रतिरोध चालक के लंबाई के समानुपाती तथा चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, पहला क्या कर रहा है? जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई, चालक तार के लंबाई के तो समानुपाती होता है। चालक तार के लंबाई का तो समानुपाती होता है, परंतु जो प्रतिरोध होता है वो क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, और जैसे ही आप मिलाइएगा इसको तो ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये समानुपातिकता का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जो कि है यहाँ पर ये रो क्या है? रो है हमारा प्रतिरोधकता। रो हमारा क्या है? प्रतिरोधकता।
प्रतिरोधकता। ठीक है, रो हमारा क्या है, प्रतिरोधकता। देखिए नीचे लिखा गया है, जहां रो, इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। ठीक है, एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला ये वाला निकल करके आ जाता है। ठीक है, अगर इसका ऐसे मात्रक देखिएगा तो क्या होता है, ओम मीटर होता है। ठीक है, और अगर यूनिट देखिएगा, ठीक है, अगर हम यूनिट देखें तो क्या होता है, ओम मीटर होता है। ठीक है, और अगर बीमा देखिएगा, ठीक है, बीमा कैसे निकालते हैं, देखिए ओम क्या होता है, ओम के नियम से भी बराबर आई आर पढ़े होंगे। ठीक है, क्या पढ़े होंगे, भी बराबर आई आर। यहाँ पर ही देख लीजिए, यहाँ पर ही भी बराबर आई इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ से हमको किसको चाहिए, प्रतिरोध का चाहिए, क्योंकि प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। ठीक है, आर बराबर भी बटे आई। ठीक है, तो विद्युत विभव का व्याम क्या होता है, mL2T-3 A-2 ये होता है। ठीक है, और आई का बीमा क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, कंबाइन करके लिखिएगा तो क्या होता है, mL2T-3 A-3 ये जाएगा तो -3। हाँ ठीक है, इसको आप याद रखिएगा फिर। ठीक है, तो अब इसको किसको, मीटर से गुना कर दीजिए, मतलब एल से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ही क्या निकल के आ जाएगा, इसका जो बीमीय सूत्र है वो क्या निकल के आ जाएगा, देखिए एम, एल 2 बार आया है तो एल के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, ML टी के पावर -3 हो जाएगा, और ए के पावर माइनस क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा प्रतिरोधकता का बीमा। तो आशा करते हैं कि ये भी सवाल आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बाकी आपसे जो भी पूछे, बीमा पूछे, ऐसे मात्रक पूछे, आप लोग आराम से इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, और चालकता तो हम भूल ही गए। ठीक है, देखिए चालकता, इसमें एक सवाल और था कि विद्युत चालकता को समझाइए। ठीक है, चालकता यहाँ पर ही देख लीजिए, कहता है कि किसी चालक पदार्थ के प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम क्या होता है, चालकता कहलाता है। किसी चालक पदार्थ के प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम ही क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है। देखिएगा, चालकता को अपन के से सूचित करते हैं। ठीक है, के से, तो के बराबर हो जाएगा किसका, देखिए प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम ही क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है। तो इसका व्युत्क्रम कर दिए तो यहाँ से जो फॉर्मूला बन के आया वो ये आया, के बराबर एल बटा आर इंटू ए, एल बटा आर इंटू ए। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है ये सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं, बाकी ज़्यादा लोड लेने का नहीं। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। चलिए खाली मन से पढ़ते रहिएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। देखिए चौथा नंबर सवाल क्या कहता है कि ब्रूस्टर का प्रकाश के ध्रुव, ब्रूस्टर का प्रकाश के ध्रुव के नियम को लिखें। ब्रूस्टर का नियम को आपको लिखना है, सिंपल बात। ठीक है, ब्रूस्टर के नियम को आपको लिखना है। देखिए ब्रूस्टर का नियम क्या कहता है, ब्रूस्टर के नियम के अनुसार यदि किसी आपतन कोण के लिए, यदि किसी आपतन कोण के लिए परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच 90 डिग्री हो तो परावर्तित किरण प्रकाश ध्रुवित प्रकाश होता है, तथा उस आपतन कोण को ब्रूस्टर का नियम कहते हैं या ब्रूस्टर कोण कहते हैं। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, देखिए मान लीजिए यहाँ पर ही कोई आपतित किरण आपतन होता है। ठीक है, आपतन बिंदु पर। ठीक है, और ये टकरा करके क्या होता है, अभिलंब की ओर हल्का सा मुड़ जाता है। ठीक है, और ये वाला जो कोण होता है, ये वाला एक दूसरे के बीच 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ से स्नेल के नियम से हम करेंगे तो साइन आई बटा साइन आई बराबर होता है म्यू। ठीक है, साइन आई को हम निचला को कन्वर्ट करेंगे तो साइन आई को यहाँ पर ही छोड़ दीजिए, और यहाँ पर ही अगर साइन इसको कर दीजिएगा 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से आ गया कोस थीटा। ठीक है, और साइन आई बटा कॉस आई क्या होता है, टैन आई होता है। तो यहाँ से टैन आई बराबर होता है म्यू, तो यहाँ से आई बराबर होता है टैन इनवर्स म्यू। और ये जो म्यू आया है यही क्या है, यही हमारा ध्रुवन कोण है, यही हमारा ध्रुवन कोण है। ठीक है, क्लियर है ब्रूस्टर का भी नियम। ठीक है, चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट सवाल के ऊपर। ठीक है, याद करने का एक ही तरीका है, आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जितना हो सके लिख लिख के आपको याद करना है। ठीक है, बाकी आप रिवीजन में लगे रहिए, आराम से 90+ स्कोर करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर देखिए 5 नंबर सवाल। देखिए क्या कह रहा है कि 100 वाट के
100 वाट के 220 वोल्ट के रेटिंग का बल्ब 240 वोल्ट के साथ जोड़ा जाता है, विद्युत शक्ति का क्षय क्या होगा? ये आपको बताना है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ये ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है लेकिन फॉर्मूला बेस है तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा सवाल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। देखिए सिंपल फॉर्मूला लगाइएगा। देखिए पावर कितना दिया गया है? 100 वाट, ठीक है। वोल्टेज कितना दिया गया है? वोल्टेज दिया गया है 220 वोल्ट, ठीक है। सूत्र जानते हैं, P बराबर क्या होता है? V स्क्वायर बटा आर, ठीक है। कहाँ से आता है भैया? ये आता है P बराबर V इंटू आई से, ठीक है। यहाँ से आप निकल करके लाइएगा इस फार्मूला को, ठीक है। V का मान कितना है? ठीक है, चाहे V को आप छोड़ दीजिए, ठीक है, V को आप छोड़ दीजिए और P को उधर लेके जाइए, ठीक है। P को इस R को इधर लेके जाइए, मतलब R बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बटा P, ठीक है, क्योंकि हमें पावर दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। V कितना है? 240, तो आप 240 का स्क्वायर मत कीजिए, इसको लिख दीजिए 220 इंटू 220, ठीक है। पावर कितना है? 100, तो नीचे आ जाएगा 100, 2 शून्य खा जाएगा इसका, और 22 का स्क्वायर करिएगा तो ये आता है, 22 का स्क्वायर कितना आता है? 484, मतलब 484, ये हो जाएगा 484 हो, ठीक है। अब हम पुनः, ठीक है, इसी को लगाएंगे। हमारा प्रतिरोध निकल गया, ठीक है, हम प्रतिरोध ही निकालना चाहते थे, ठीक है। तो प्रतिरोध कितना आ जाएगा? प्रतिरोध आएगा 484 ओम, ठीक है। और वोल्टेज हमारा कितना आ जाएगा? वोल्टेज देख लीजिए, वोल्टेज हमारा कितना आ जाएगा? एंड वोल्टेज हमारा कितना आ जाएगा? 240 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए पुनः यही फॉर्मूला लगाएंगे। P बराबर होता है V स्क्वायर बटा R, ठीक है। तो यहाँ से V का मान कितना है? 240, फिर से 240 इंटू 240 लिखिए, ठीक है। क्यों ऐसा लिख रहे हैं? क्योंकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है। R का मान कितना है भैया? 484, तो ये हो जाएगा 484, ठीक है। अब देखिए 24 का स्क्वायर करिएगा तो ये आएगा 576, ठीक है, 576, और डबल जीरो है तो डबल जीरो, ठीक है, बटा 484, ठीक है। इसको काटिएगा तो एक बार में जाएगा, बच कितना जाएगा? यानी कि ये चला जाएगा 99 बार में, हाँ 99 बार में, ठीक है। तो ये कट गया, ठीक है। तो कितना आ गया आंसर? 199 वाट, 199 वाट। अब देखिए हमें क्या पूछा है? विद्युत शक्ति क्षय पूछा है, ठीक है, विद्युत शक्ति क्षय पूछा है। देखिए शॉर्ट में लिख रहे हैं विद्युत शक्ति क्षय कितना था? पहले था 100 वाट, आया कितना? 199 वाट, ठीक है। उसमें से हम 100 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 99 वाट। तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, 119, सॉरी ये आएगा 119, हाँ 119 बार में जाएगा ना, हाँ तो 119 को माइनस करेंगे ना, हाँ तो हमारा आएगा 19 वाट, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 19 वाट, करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 वाट, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 19 वाट, 19 वाट करेक्ट आंसर हो जाएगा, 19 वाट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल फार्मूला बेस था, आप लोग सिंपल ये फार्मूला लगाते आपका आंसर आ जाता, ठीक है। ये फार्मूला कहाँ से आता है? ये फार्मूला से आता है, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल देखिए 6 नंबर सवाल क्या कहता है? चलिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन के धातु पर 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित कराया जाता है, धातु के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे कि नहीं? यदि हाँ तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की महत्तम ऊर्जा क्या होगी? क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि आपतित प्रकाश धातु के टुकड़े से टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा कि नहीं होगा? अगर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा तो उसका मान आपको बताना है, ठीक है। कैसे करते हैं? देखिए पहले कोई भी न्यूमेरिकल को आप करिएगा तो पहले आप क्या लिखिएगा? सॉल्यूशन लिखिएगा, क्योंकि आंसर बाद में आता है भैया, ठीक है। ये समय नियम है जो कि आपको नंबर देगा, ठीक है। तो ये समय नियम होता है, जानिए, ठीक है। पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। पहले क्या दिया गया है क्वेश्चन में उसको नोट करिए। देखिए हमें दिया गया है लैम्डा का मान 6000 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम का मतलब कितना होता है? एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 के घात माइनस का 10, तो ये हो जाएगा 6000 इंटू 10 के घात माइनस का 10 मीटर,
ठीक है। अब देखिए फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर hc बटा लैम्डा। h क्या होता है आपको पता है, प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। और c क्या है? c है हमारा प्रकाश की चाल, और लैम्डा क्या है? हमारा तरंगदैर्घ्य, ठीक है। मान रखिए, देखिए h का मान कितना होता है? 4.14 इंटू 10⁻⁻15 इंटू 3 इंटू 10⁸ बटा तरंगदैर्घ्य कितना है भैया? 6000 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। इसको पॉइंट को हटाइएगा तो नीचे 2 शून्य और आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इधर देखिए, इसको जब आप सॉल्व करिएगा, ठीक है, 414 को 3 से आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 1242 बटा 6, ठीक है, इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। इसको काटिएगा, ये 6 से जाएगा 207 बार में, ठीक है। तो 207 आ जाएगा इंटू 10⁻⁻2, नीचे जाएगा 2 शून्य आएगा, यानी कि दो अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, तो पीछे से 2 अंक के बाद तो 2.0707 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये जो है यहाँ पर ही समझ लीजिए, ये क्या हो रहा है, जो ऊर्जा जो हमारा आया वो किससे है? फाई से ज़्यादा है, मतलब कार्यफलन से ज़्यादा है, ठीक है। तो कार्यफलन से अगर ज़्यादा होता है तो हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा। तो आप लिख सकते हैं अतः, ठीक है, अतः इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, ठीक है। शॉर्टकट में लिख देते हैं भैया, समझ जाइएगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, ठीक है। तो यहाँ से उसका फॉर्मूला होता है के मैक्स बराबर ऊर्जा में से हम कार्यफलन को माइनस करते हैं, ठीक है। ऊर्जा कितना आया? 2.07 माइनस कार्यफलन हमारा कितना दे रखा है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर ही 2 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आंसर निकल के आया, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए फिर से समझा देते हैं। देखिए हमारा कार्यफलन दे रखा है, ठीक है भैया, तरंगदैर्घ्य भी दे रखा है, ठीक है। और पूछ रहा है कि अगर आपतित किरण धातु से टकराएगा तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अगर होगा तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का महत्तम ऊर्जा क्या होगा, समझिएगा। देखिए एक फॉर्मूला जानते हैं, E बराबर hc बटा लैम्डा, ठीक है। यहाँ से हमने मान रख दिया, ठीक है। और अब जो ऊर्जा निकल कर आया, आप देख सकते हैं जो ऊर्जा निकल के आया ये वाला से कार्यफलन कम है, मतलब जो ऊर्जा निकल के आया उसका जो कार्यफलन से क्या है? कम है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा, ठीक है। तो हमने मान निकाल दिया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा काइनेटिक मैक्स, ठीक है, के मैक्स, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल, और ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में हमेशा आते रहता है, ठीक है। अब 10 साल के PYQ लगाइएगा, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि लॉजिक गेट का सवाल कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए सवाल को करते हैं। नैंड गेट और OR गेट का सत्यता सारणी बताइए। नैंड गेट और OR गेट का सत्यता सारणी बताइए, ठीक है। अगर आप AND गेट और OR गेट का अगर आपको याद है तो नैंड गेट और NOR गेट का आराम से निकाल लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर OR गेट में नॉट जोड़ते हैं तभी तो NOR बनता है, और AND गेट में नॉट जोड़ते हैं तभी तो ये NAND बनता है। समझ पा रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, जो समझिए नैंड गेट की सत्यता सारणी क्या होता है, ये वाला है, ठीक है। देखिए अगर हम इनपुट में, देखिए इसका जो नैंड गेट का होता है वो इस प्रकार से होता है, ठीक है। एंड का कैसे होता है भैया? इस प्रकार से होता है, ठीक है। इसमें 2 इनपुट होता है और एक यहाँ पर ही नॉट गेट आता है, टिकुली बोल सकते हैं, टिकुली, और एक इनपुट होता है। तो ये हो जाएगा y बराबर a
ये हो जाएगा बी, तो ये हो जाएगा y बराबर a इंटू बी के ऊपर बार, क्योंकि यहाँ पर ही नॉट भी आल है, ठीक है, तो बार दर्शाता है नॉट को। क्लियर है। अब देखिए अगर हम इनपुट में 0 0 डालते हैं, मतलब देखिए दो ही संख्या होता है, एक तो 0 एक तो 1, ठीक है। 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब होता है कि बंद है, ठीक है, और 1 का मतलब क्या होता है, खुला हुआ है। कि 0 का मतलब होता है, 0 का मतलब होता है कि ऑफ है, ऑफ है, और 1 का मतलब है ऑन है, ठीक है। तो अगर हम 0 0 डालते हैं तो देखिए अगर हम यहाँ पर 0 इंटू 0 करते हैं, ठीक है, 0 इंटू 0 क्या होगा 0, लेकिन ऊपर अगर वार लग गया तो वार क्या करता है कि इसके उल्टा अपोजिट काम करता है, कि अगर 0 आया तो ये आ जाएगा 1, तो देख लीजिए आंसर हमारा 1 आया है, ठीक है। अगर हम 0 और 1 डालते हैं, अगर हम 0 और 1 डालते हैं तो देखिए 0 0 इंटू 1 करेंगे तो हमारा 0 आएगा, लेकिन बार क्या करेगा कि इसको पलट देगा, मतलब नोट क्या करेगा इसको पलट देगा, 1 आ जाएगा, तो देखिए हमारा 1 आया हुआ है, ठीक है। सेम उसी प्रकार 1 इंटू 0 तो 0 ही आएगा, सेम से 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा नॉट गेट क्या करता है कि अपोजिट काम करता है। अगर 0 आ रहा है तो उसको 1 कर देगा, 1 आ रहा है तो उसको 0 कर देगा। देखिए अगर हम 1 इंटू 1 करते हैं, 1 इंटू 1 करते हैं तो 1 आएगा, लेकिन बार लग गया मतलब इसको डायरेक्ट उल्टा कर देगा, ठीक है, तो यहाँ पर 1 के उल्टा क्या आएगा 0, तो यहाँ पर 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये आ गया नैंड गेट का काम हो गया, ठीक है। अब है और गेट का। और गेट कैसे बनाते हैं भैया, और गेट में क्या करते हैं कि पहले एक अंडा का आधा टुकड़ा लेते हैं और फिर इस प्रकार से करते हैं और एक टिकुली जोड़ देते हैं, और इसमें 2 इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, ठीक है। वाई हो गया आउटपुट और ए बी हमारा इनपुट हो गया, ठीक है। अब देखिए समझिए इसका क्या होता है, देखिए इसका होता है वाई बराबर ए प्लस बी के ऊपर वार, ठीक है। जब इसको समझाएंगे तो हम लोग बेस्ट तरीका से समझाएंगे पूरा लेक्चर में, ठीक है। अभी सिर्फ हम लोग यही दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए लेकिन हमारा फिर भी प्रयास है कि हम इसको बेस्ट ढंग से आपको समझा दें कि अगर एग्जाम में आ जाए तो आपसे ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटे, ठीक है। तो समझने का प्रयास करिएगा। देखिए और गेट क्या होता है, और गेट होता है कि अगर हम ए प्लस बी करते हैं और नैंड नॉट आ जाता है तो ऊपर में बार लग जाता है, ठीक है। अब देखिए अगर हम इनपुट में 0 0 डालते हैं, ठीक है, इनपुट में अगर 0 0 डालते हैं तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0, लेकिन ऊपर क्या आ गया भैया नॉट गेट आ गया। नॉट गेट क्या करता है उल्टा काम करता है, तो इसका क्या आ जाएगा 0 को क्या आ जाएगा यहाँ पर ही दे देगा 1, तो यहाँ पर ही 1 आ गया, ठीक है। ये परिपथ में इस प्रकार काम करता है, ठीक है, कि अगर हम 0 रख दिए तो हमारा परिपथ मतलब उसका जो कुंजी होगा वो बंद होगा, और अगर हम बंद रखेंगे तो हमारा जो कुंजी होगा वो चालू होगा, मतलब कुंजी को हम लगा देंगे मतलब परिपथ का जो हमारा लाइट है वो जल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। सेम उसी प्रकार अगर हम 0 और 1 को लेकर के आते हैं, ठीक है, 0 और 1 को लेकर के आते हैं, तो अगर 0 और 1 को करेगा तो ये आ जाएगा 1, ठीक है, और 1 को अगर जैसे ही ऊपर बार लग गया मतलब उल्टा कर देगा तो 1 का उल्टा आ जाएगा 0, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। सेम उसी प्रकार 1 और 0 का जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा 0, ठीक है, और 1 और 1 का आउटपुट आएगा वो भी क्या आएगा 0 ही आएगा। अब ऐसा कोई बच्चा होता है कि सर ये तो 1 है, ठीक है, और प्लस करना है 1 आ गया, 1 हो गया तो ये तो 2 हो जाएगा। नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि बाइनरी सिस्टम में 2 ही संख्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पर ही 1 ही आएगा, और 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 0, तो 0 आ गया है, ठीक है। 1 + 1 2 नहीं होता है, 1 ही होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आपको एकदम मक्खन की तरह समझ में आ गया होगा। हमने पूरा प्रयास किया है इसको समझाने के लिए कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाए, क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉजिक गेट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। 8 नंबर सवाल, 8 नंबर सवाल देखिए, कहता मॉड्यूलेशन समझाएं और इसके प्रकार बताएं। मॉड्यूलेशन क्या होता है इसको समझाइए और इसके प्रकार को बताइए। क्या आपको ये प्रश्न आते हैं, ठीक है, अगर आते हैं तो बहुत बढ़िया, ठीक है, आपकी तैयारी बेस्ट चल रही है और आगे रिवीजन करते रहें, ठीक है। चलिए आंसर पर चलते हैं। देखिए जब किसी निम्न आवृत्ति वाले तरंगों को उच्च आवृत्ति वाले तरंगों की मदद से अधिक दूरी तक भेजा जाता है तो इस प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन कहते हैं। सिंपल बात, जब निम्न आवृत्ति वाले तरंगों को उच्च आवृत्ति वाले तरंगों की मदद से एक दूर भेजा जाता है, बहुत अधिक दूर भेजा जाता है, तो इस प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन कहते हैं। मॉड्यूलेशन 3 प्रकार का होता है, आयाम मॉड्यूलेशन,
आवृत्ति मॉड्यूलेशन और कला मॉड्यूलेशन। ठीक है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, मॉड्यूलेशन क्या होता है, निम्न आवृत्ति वाले तरंगों को उच्च आवृत्ति वाले तरंगों को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत दूर भेजते हैं। तो इन दोनों को जो मिलाने की प्रक्रिया है उसी को क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन बोलते हैं। 3 प्रकार का होता है, आयाम मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन, कला मॉड्यूलेशन। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल 9 नंबर सवाल देखिए, पीएन संधि डायोड क्या है? पीएन संधि डायोड क्या है? पीएन संधि डायोड क्या है? ठीक है, सेमीकंडक्टर का सवाल है। चलिए देखिए उत्तर क्या कहता है, जब हम पी टाइप अर्धचालक तथा एन टाइप अर्धचालक को किसी विशेष विधि द्वारा जोड़ दिया जाता है तब इस प्रकार की बनी युक्ति पीएन संधि डायोड कहते हैं। देखिए अगर आप देखेंगे तो इससे ही परिभाषा आपको निकाल पाइएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिएगा, भैया पीएन संधि डायोड क्या है? देखिए संधि का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को जोड़ना। ठीक है, किसको किसको जोड़ना भैया? पी और एन को, मतलब पी और एन को हमको जोड़ना है। ठीक है, और एक विशेष विधि द्वारा जोड़ दिया जाता है तो इसी को क्या बोलते हैं? पीएन संधि डायोड बोलते हैं। पीएन संधि डायोड बोलते हैं। ठीक है, इसका चित्र, इस संकेत इस प्रकार से होता है, इसका संकेत इस प्रकार से होता है। ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल और आज का अंतिम सवाल। ठीक है, देखिए 10वां नंबर क्या कर रहा है कि चुंबकीय प्रेरण को समझाएं। चुंबकीय प्रेरण क्या होता है इसको समझाएं। ठीक है, क्योंकि ये सवाल 2 मार्क्स का है। ठीक है, तो 2 मार्क्स तो आपको सिर्फ परिभाषा लिखने से नहीं ना दे देगा, उसका सूत्र भी लिखिएगा, यूनिट भी लिखिएगा और बीमा भी लिखिएगा और कौन सी राशि है ये भी लिखिएगा, तब जाको आपको फुल में फुल आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो एक लिखने का तरीका होता है एग्जाम में, इस प्रकार से लिखिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए आंसर देखिए, कहता है किसी चुंबक के एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला चुंबकीय बल ये कहलाता है चुंबकीय प्रेरण। देखिए चुंबक इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। तो ये कह रहा है कि ये जो नॉर्थ पोल है इस पर जो लगने वाला चुंबकीय बल है, इस पर जो लगने वाला चुंबकीय बल है, ठीक है, इस पर जो लगने वाला चुंबकीय बल है वही कहलाता है चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, इसको किसको द्वारा सूचित किया जाता है? बी द्वारा सूचित किया जाता है। बी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मतलब चुंबकीय प्रेरण का फॉर्मूला आता है वी वेक्टर बराबर एफ वेक्टर, मतलब उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला बल बटा पोल जो होता है। ठीक है, चुंबकीय प्रेरण वो होता है। ठीक है, इसका अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो न्यूटन बटा एम्पियर मीटर, या आप ऐसे बोल सकते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, इसका बीमा निकालिएगा। ठीक है, न्यूटन का बीमा ये होता है MLT-2 और एम्पियर का ए हो जाएगा और मीटर का एल हो जाएगा। एल से एल कट गया, देखिए हमारे हाथों से लिखा गया है कि एल से एल कट गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा ML0। अब L0 का मतलब क्या होता है, देखिए कोई भी संख्या आप लीजिए उसका पावर अगर 0 हो जाएगा तो 1 ही आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए ये तो हो जाएगा 1, 1 को किसी से मल्टीप्लाई करिएगा तो वही संख्या तो आएगा। ठीक है, उस संख्या पर कोई प्रभाव थोड़ी पड़ेगा, नहीं। तो ML0T-2 A-1, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, भैया हमें हमको हटाना चाहते हैं, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो MT-2 A-1। ठीक है, कोई टीचर ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखिए विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण है वो कैसा राशि है? सदिश राशि है, और ये है सदिश रूप में, क्योंकि ये वेक्टर लगा हुआ है सदिश रूप में। ठीक है, तो आशा करते हैं कि हम लोग 10 सवाल किए, 10 सवाल आपको एकदम मक्खन हो गया होगा, एकदम समझ में आपको आ गया होगा, सीधे आपको दिमाग में घुस गया होगा, आपकी लैंग्वेज में बोले तो। ठीक है, तो बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। ठीक है, आपके लिए DP भी लिख करके लेके आते हैं। ठीक है, तो 1 लाइक तो बनता है। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के यहाँ कि ले भाई तू भी देख ले इसको। ठीक है, एग्जाम में आने का चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आगे आने वाले हैं आपके लिए क्वेश्चन बैंक, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक हम बहुत जल्द करवाने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद,